ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नाउ दिस इज पेज नंबर 1। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का थोड़ा सा पार्ट और बचा था, जिसमें स्लिट विड्थ को अगर हम बदल दें तो क्या होता है। ठीक है, नाउ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, बहुत थोड़ा सा पार्ट और है। यहाँ पर ले लिया आपने मोनोक्रोमेटिक सोर्स और यहाँ आपने ले लिया स्लिट। अब देखो, यहाँ पर मैं स्लिट की जो विड्थ है, दिस इज स्लिट S1 एंड दिस इज स्लिट S2। ये जो विड्थ है स्लिट की, ये मैंने अलग अलग लिया। एक की विड्थ a है और एक की विड्थ कितनी है, 2a है। और दिस इज द डिस्टेंस, और ये सपोज यहाँ पर आ गया आपका स्क्रीन। ठीक है, इफ स्लिट विड्थ आर डिफरेंट, इफ स्लिट विड्थ आर डिफरेंट इन YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर स्लिट विड्थ अलग अलग हैं तो क्या होगा। ठीक है, एक्चुअल में जो लाइट की इंटेंसिटी होती है कि भाई यहां से कितनी लाइट की इंटेंसिटी आएगी, यहां से कितनी आएगी, ये किसके प्रोपोर्शनल होती है, स्लिट विड्थ के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, सो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज प्रोपोर्शनल टू स्लिट विड्थ। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज प्रोपोर्शनल टू स्लिट विड्थ। ठीक है, ये ध्यान रखना, इंटेंसिटी ऑफ लाइट is proportional to slit width. Now, intensity of light I is proportional to A. A मतलब width of slit is proportional to A, that is width of slit. इसका मतलब यहां से अगर लाइट I1 आ रही, that is equals to I नॉट, तो ये जो दूसरी वाली स्लिट है, यहां से जो लाइट आएगी I2, ये कितनी रहेगी, इसकी विड्थ डबल है, तो यहां पर जो विड्थ आएगी वो कितनी होगी, 2I नॉट के बराबर होगी। सेकेंड वाली स्लिट की विड्थ 2A है, तो उससे जो लाइट बाहर निकल कर आएगी उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, ट्वाइस ऑफ A। समझ गए। मैंने यहाँ पे जो अपर्चर है, जो होल है, यहाँ पर ये अलग अलग ले लिया मैंने। यहाँ पर की विड्थ A है और यहाँ पर की विड्थ कितनी है, 2A है। तो जो इंटेंसिटी, यहां से जो लाइट बाहर निकलेगी, यहाँ पर इंटेंसिटी I नॉट रहेगी, और यहां से जब लाइट बाहर निकलेगी तो इसकी इंटेंसिटी कितनी रहेगी, 2I नॉट रहेगी। समझ गए। हेलो, समझ गए इतना। यस सर। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ स्लिट। ठीक है, इट इज प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ स्लिट, ध्यान रखना। So intensity I is proportional to width of slit, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया। तो ये स्क्रीन सेंटर है और ये सभी अभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में, मतलब यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस आएगा स्क्रीन सेंटर पे, तो यहाँ पे स्क्रीन सेंटर पे पाथ डिफरेंस 0 है, मतलब ये सेंट्रल ब्राइट बैंड की कंडीशन है। तो ये जो सेंट्रल ब्राइट बैंड बनेगा उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, सेंट्रल ब्राइट बैंड की इंटेंसिटी कितनी होगी, पाथ डिफरेंस इज 0, मतलब फेज डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे पाथ डिफरेंस 0 है, मतलब जो फेज डिफरेंस है फाई, ये भी 0 रहेगा। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट स्क्रीन सेंटर विल बी गिवन बाय I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 इंटू कॉस फाई, हमने पढ़ा था रिजल्टेंट इंटेंसिटी के लिए। सो दिस इज I नॉट प्लस 2I नॉट प्लस 2, और ये अंदर रहेगा 2 रूट I नॉट इंटू 2I नॉट, और कॉस फाई की वैल्यू क्या जाएगी, कॉस फाई की वैल्यू, कॉस 0 होता 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, तो ये होगा 3I नॉट प्लस,
ये कितना आएगा बेटा फिर यहाँ पे, दिस इज 2 2 जा 4, मतलब यहाँ पे 4i0 और हो जाएगा ये, समझ गए। एक मिनट यहाँ मिस्टेक हो गई, यहाँ पे सिर्फ 2i0, i0 इंटू 2i0 इंटू 1 बचेगा, तो ये कितना आएगा, दिस इज 2 √2 i0। So resultant intensity is 3 plus 2 √2 i0 के बराबर क्या रहेगी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी रहेगी स्क्रीन सेंटर पे। ठीक है, डार्क बैंड या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या आएगा, जहां पे डार्क बैंड बनेगा क्या वो कंप्लीट डार्क रहेगा इस कंडीशन में, जो डार्क बैंड बनता है वो क्या कंप्लीट रहेगा, मान लो ये डार्क है ना, तो जितने भी ब्राइट बैंड यहाँ पे बनेंगे उनकी इंटेंसिटी और जो डार्क बैंड बनेंगे उनकी इंटेंसिटी, ब्राइट बैंड की सभी की इंटेंसिटी इतनी आएगी, ये ब्राइट बैंड है मान लो, इसकी इंटेंसिटी इतनी रहेगी, और जो भी डार्क बैंड बनेंगे उनकी इंटेंसिटी कैसी आएगी, क्या जीरो रहेगी इंटेंसिटी, डार्क बैंड की इंटेंसिटी। ये मान लो फर्स्ट डार्क बैंड है जिसको मैंने ब्लैक कलर से बना दिया, इसकी इंटेंसिटी कितनी रहेगी, तो इंटेंसिटी ऑफ डार्क बैंड ये कैसे निकालोगे, यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ डार्क बैंड इज I इक्वल्स टू, फॉर्मूला आएगा आपका I1 प्लस I2 प्लस 2, रूट के अंदर I1 I2 और cos फाई। तो देखो जहां जहां पे ब्राइट बैंड बनेंगे वहां पे cos फाई की वैल्यू क्या है, और ब्राइट बैंड जहां पर भी ब्राइट बैंड बनेंगे वहां पे cos फाई की वैल्यू +1 आएगी, और जहां पर भी डार्क बैंड बनेंगे वहां पर cos फाई की वैल्यू क्या रहेगी, -1, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जहां पर भी ब्राइट बैंड बनेंगे वहां पर cos फाई की वैल्यू रहेगी +1, और जहां पर भी डार्क बैंड बनेंगे वहां पर cos फाई की वैल्यू क्या आएगी, -1। ये हमने ऑलरेडी पहले कर लिया है। तो इंटेंसिटी ऑफ डार्क बैंड इज नॉट जीरो हेयर, यहाँ पे इंटेंसिटी क्या आएगी, I0 प्लस 2i0 प्लस 2 √2 I0 बचेगा और cos फाई की जगह जाएगा -1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3, सो दिस इज 3 - 2 √2 इंटू I0। तो डार्क बैंड की इंटेंसिटी जीरो नहीं आएगी, हाँ ये जो स्लिट थी अगर इनकी विड्थ इक्वल रहती तो ब्राइट बैंड की इंटेंसिटी कितनी होती, 4i0 होती, और डार्क बैंड की इंटेंसिटी कितनी आती, 0। तो जो डार्क बैंड है वो कंप्लीटली डार्क नहीं है, और जो ब्राइट बैंड है वो तो कंप्लीटली ब्राइट है ही, ब्राइट बैंड की इंटेंसिटी बराबर आएगी, मतलब यहाँ पे आप जो फ्रिंज पैटर्न है वो उतने अच्छे से आप देख नहीं पाओगे, ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि डार्क बैंड कंप्लीटली डार्क नहीं बन रहा है। ठीक है, कुछ फेड रहेगा, अभी समझ गए या नहीं, हेलो, यस सर समझ गए। समझ गए। तो अगर आप स्लिट की विड्थ को बदलते हैं तो इस तरह की सिचुएशन आपको ऑब्जर्व होगी। ठीक है, क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया भाई। यस सर। अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। अब हम आ रहे हैं डिफ्रैक्शन पे। इंटरफियरेंस में क्या होता है, हाँ बोलो, कुछ पूछना है किसी को, हेलो, कुछ पूछना है, हेलो, कुछ पूछना बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। आगे बढ़ते हैं अपन, अब डिफ्रैक्शन पे आते हैं। ले लिया सर। अभी हम आ रहे हैं डिफ्रैक्शन पे। व्हाट इज डिफ्रैक्शन, अब हाँ पेज नंबर 2। नाउ दिस इज पेज नंबर 2। अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर डिफ्रैक्शन।
डिफ्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है डिफ्रैक्शन। नेक्स्ट है आपका डिफ्रैक्शन। व्हाट इज डिफ्रैक्शन? डिफ्रैक्शन क्या होता है बताओ जल्दी से। व्हाट इज डिफ्रैक्शन? इंटरफियरेंस का मतलब क्या था? सुपरपोजिशन ऑफ वेव। डिफ्रैक्शन का मतलब भी वही है। फर्क इतना है कि इंटरफियरेंस में फाइनाइट नंबर ऑफ, फाइनाइट मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स का सुपरपोजिशन होता है। इंटरफियरेंस में फाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स का सुपरपोजिशन होता है। डिफ्रैक्शन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव का सुपरपोजिशन होता है। तो फर्क इतना ही है। इंटरफियरेंस में फाइनाइट नंबर ऑफ वेव का सुपरपोजिशन है और डिफ्रैक्शन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स का सुपरपोजिशन होता है। डिफ्रैक्शन का मतलब है लाइट या फिर जो भी वेव होती हैं, और वेव कोई भी वेव हो, चाहे लॉन्गिट्यूडनल हो चाहे ट्रांसवर्स हो। देखो इंटरफियरेंस लॉन्गिट्यूडनल वेव भी शो करती हैं और ट्रांसवर्स वेव भी शो करती है। मतलब इंटरफियरेंस और डिफ्रैक्शन ये वेव की प्रॉपर्टी है, ये वेव ही शो करेंगी, ठीक है। इंटरफियरेंस एंड डिफ्रैक्शन फिनोमेना ये वेव शो करती हैं। कोई भी वेव हो, लॉन्गिट्यूडनल हो या ट्रांसवर्स हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों टाइप की वेव इंटरफियरेंस एंड डिफ्रैक्शन शो करती हैं, ठीक है। पर डिफ्रैक्शन का मतलब क्या है? वेव कॉर्नर से मुड़ जाती है। वेव कॉर्नर से मुड़ जाती है। जैसे अभी तुम किसी रूम में बैठे होगे और पीछे से तुम्हारी मम्मी की आवाज आ गई या पापा की आवाज आ गई, क्या कर रहा है, तो तुम्हारे तक आवाज आएगी। नीचे से भी आवाज देंगे तो तुम्हारे तक पहुंचेगी। उसके लिए वेव को सीधा सीधा जाने की जरूरत नहीं है। वेव क्या होती है, जो साउंड वेव होती है आसानी से मुड़ जाती है। मुड़ती है कि नहीं? कॉर्नर से। आप एक रूम में बैठे बात कर रहे हो, है ना, बगल वाले रूम में आपके घर वाले बोल देंगे भाई पढ़ाई कर रहे हो कि क्या कर रहे हो। अरे समझ गए या नहीं? Yes, sir. मतलब बगल वाले रूम से भी वेव मुड़ के तुम्हारे पास तक आ जाती, साउंड वेव। तो कॉर्नर से वेव का मुड़ना, इसको ही डिफ्रैक्शन बोला जाता है। कॉर्नर से वेव का मुड़ना, दिस इज आल्सो कॉल्ड अ डिफ्रैक्शन। लेकिन लाइट में ऐसा नहीं होता। साउंड वेव आसानी से मुड़ जाती। रात में मान लो आप ऊपर वाले कमरे पे हो, आपके घर वाले नीचे वाले कमरे पे तुमको खाने के लिए बुला रहे हैं, तो नीचे से आवाज दे देंगे, आप तक आवाज पहुंच जाएगी, आप आ जाओगे। वेव मुड़ते मुड़ते कहां तक पहुंच जाएगी? आपके घर तक, मतलब आपके रूम तक पहुंच जाएगी, ठीक है। समझ गए या नहीं? लेकिन ये साउंड में होता है। साउंड वेव की वेवलेंथ ज्यादा होती तो आसानी से मुड़ जाती, लेकिन लाइट वेव आसानी से नहीं मुड़ती। मैं लाइट वेव की बात कर रहा हूँ। लाइट वेव मतलब विजिबल, जिनकी वेवलेंथ बहुत छोटी है। मतलब तुमने अपने ऊपर वाले कमरे में लाइट जलाया, तो क्या उस लाइट की पूरी रोशनी तुम्हारे नीचे वाले कमरे तक पहुंच जाती है? पहुंचती है क्या? नो No, सर। sir. नहीं पहुंचती। क्यों? क्योंकि कॉर्नर का साइज बड़ा है और वेवलेंथ का साइज छोटा है, तो आसानी से नहीं मुड़ पाती लाइट वेव। लाइट वेव आसानी से नहीं मुड़ पाती, ठीक है। मतलब आपने अपने कमरे पे लाइट जलाया तो पूरा घर में रोशनी होगी, ऐसा नहीं होता लाइट के साथ में। अगर ऐसा होता तो बड़ी अच्छी बात हो जाती। फिर तो लाइट वेव में का वेवलेंथ बहुत कम होती है, तो कॉर्नर से आसानी से नहीं मुड़ पाती। आपने रात में ऑब्जर्व किया होगा, आप कमरे की लाइट जलाना और दरवाजे को थोड़ा सा खोल देना, तो लाइट बिल्कुल सीधी नहीं जाएगी, थोड़ी सी बैंड होगी दरवाजे से। मतलब जहां पर हमको लगेगा कि भाई यहाँ शैडो होनी चाहिए, लेकिन वहां पर भी लाइट पहुंच रही, हल्की पहुंचती है कि नहीं पहुंचती? सो दैट इज ड्यू टू डिफ्रैक्शन। अभी समझ गए डिफ्रैक्शन का मतलब, ठीक है। अब जो हम बात करते हैं अभी, जैसे हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है ना, मोबाइल के थ्रू हो रहा है, जो रेडियो वेव्स होती हैं, खासकर रेडियो वेव की वेवलेंथ ज्यादा होती है। इसलिए आप कमरे के अंदर भी बंद हो तो वो कहीं से भी घुस के आप तक पहुंच जाता है उसका नेटवर्क। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ ज्यादा है। बात समझ गए या नहीं? हेलो, अरे भाई बात समझ गए? हाँ, sir. यस सर। Yes, sir. रेडियो वेव आप कमरे में भी बैठे हो, टावर दूर लगा, वहां से भी घुस के आपके पास तक पहुंच जाती कमरे में, क्योंकि वो मुड़ जाती है, आसानी से मुड़ जाती है, उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, ठीक है। जिनकी वेवलेंथ कम है वो आसानी से नहीं मुड़ती। आप उसको ऐसे समझ लो डिफ्रैक्शन में, जैसे ये कॉर्नर का साइज है ऐसा, ये एक कॉर्नर का साइज है, एक ये कॉर्नर का साइज लिया मैंने, और यहाँ पे ये
जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है वो आ रही होगी, तो आसानी से मुड़ जाएगी। लेकिन जिसकी वेवलेंथ बहुत कम है, अब ये यहाँ पे पहुंचेगी तो आसानी से मुड़ेगी क्या, थोड़ा बहुत मुड़ेगी, बट बहुत ज्यादा बेंडिंग नहीं होगी। समझ गए? तो ये वेवलेंथ बहुत कम है, मैंने यहाँ पे भली आपको देख भी नहीं रहा होगा, यहाँ पे वेवलेंथ ज्यादा है तो आसानी से कॉर्नर से मुड़ रही है, लेकिन यहाँ पे वेवलेंथ बहुत कम है तो आसानी से नहीं मुड़ेगी। बात समझ गए? तो ये जो फिनोमेना होती है वेव की, कॉर्नर से बैंड हो जाना, इसको भी हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन बोलते हैं। समझ गए? हेलो, यस सर। क्लियर हो गया अभी पूरा? डिफ्रैक्शन का मतलब समझ में आया? डिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ वेव थ्रू द कॉर्नर्स इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। तो आप इसको और भी तरीके से समझ सकते हो, ठीक है, डिफ्रैक्शन को। सबसे पहले तो मैं लिख दूं, दिस इज द सुपरपोजिशन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव। ये थोड़ी टेक्निकल डेफिनेशन है। टेक्निकल डेफिनेशन मतलब पढ़े लिखे वाली, जिसको कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, जिसको कुछ नहीं पता, उसको डिफ्रैक्शन बताना है। तो कैसे बताओगे? अभी मैंने जो एग्जांपल दिया था कि कॉर्नर से वेव का मुड़ जाना, ये डिफ्रैक्शन। बात समझ गए? ये जो सुपरपोजिशन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स, ये पढ़े लिखे वाली भाषा होगी। पढ़े लिखे मतलब जो साइंस पढ़ रहा है, एटलीस्ट 12th स्टैंडर्ड तक उसने साइंस पढ़ा है। 10th स्टैंडर्ड तक भी अगर डिफ्रैक्शन बताना तो आपको मुड़ने वाले एग्जांपल से ही बताना पड़ेगा। ये थोड़ी और हायर टेक्निकल टर्म हो गया यहाँ पे, सुपरपोजिशन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स। ठीक है, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन होगी। और या फिर आप ऐसा भी लिख दो, इट इज द, और डिफ्रैक्शन का मतलब और बेंडिंग ऑफ वेव थ्रू द कॉर्नर्स। कॉर्नर्स से वेव के मुड़ने की जो घटना है, जो फिनोमेना है, उसको क्या बोलते हैं हम? डिफ्रैक्शन बोलते हैं। ये थोड़े लो स्टैंडर्ड वाला टर्म हो गया, लो स्टैंडर्ड वाली डेफिनेशन हो गई। सीधी सीधी भाषा में हमको किसी को समझाना तो हम इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। मतलब यहाँ पर जैसे ये एक मैंने कॉर्नर लिया, यहाँ पे सपोज दिस इज सम शार्प कॉर्नर, ठीक है, और लाइट यहाँ से आ रही सीधी सीधी, दिस इज द लाइट। तो क्या ये लाइट आपको सीधी इधर ऑब्जर्व होगी कि कुछ बैंड होके दिखेगी इधर पे, है ना? इधर बैंड होके मिल जाएगी ना। अगर लाइट मान लो यहाँ से सीधी भी आ रही है तो भी इधर का भी जो पोर्शन है वो भी इल्यूमिनेट हो जाएगा। होना क्या चाहिए था, लाइट को सीधा यहाँ से आगे निकलना चाहिए था। तो ये जो पोर्शन है यहाँ पर भी लाइट पहुंच रही है, ये वाले पोर्शन में भी लाइट पहुंच जाएगी बैंड होके, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं होगी, यहाँ से मुड़ के इधर नहीं आएगी लाइट, लेकिन थोड़ा सा मुड़ेगी, क्योंकि लाइट की वेवलेंथ कैसी होती है, बहुत कम होती है। तो ये जो पोर्शन है, ये ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन, ये कौन सा रीजन है बेटा? दिस इज द ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन। ये वाला जो पाथ है, दिस इज द ज्योमेट्रिकल शैडो। यहाँ पे ज्योमेट्रिकली शैडो बननी चाहिए थी, लेकिन नहीं बन रही, लाइट यहाँ पे पहुंच रही है। तो ये जो घटना होती है, बेंडिंग ऑफ वेव थ्रू द कॉर्नर्स, इसी को हम क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन बोलते हैं। सो बेंडिंग ऑफ वेव और एनक्रोचमेंट ऑफ वेव इन ज्योमेट्री, एनक्रोचमेंट ऑफ वेव या फिर लाइट इन ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन, ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन, उसको भी क्या बोलेंगे हम? डिफ्रैक्शन बोलेंगे। बात समझ गए? तो यहाँ ज्योमेट्रिकली तो शैडो है, बट ऑप्टिकली ये शैडो नहीं है। यहाँ पे आपको ऑप्टिकली यहाँ पे लाइट मिल रही है, यहाँ पर भी लाइट आ गई, दिस इज द लाइट, बैंड होके आ गई यहाँ पे, बैंड लाइट। समझ गए या नहीं? लेकिन साउंड में, साउंड की वेवलेंथ ज्यादा होती, तो साउंड अगर यहाँ से सीधा भी आ रहा है ना, तो यहाँ से कॉर्नर से मुड़ के इधर भी पहुंच जाएगा ये। समझ गए? जैसे मान लो ये आपने एक रूम बना दिया यहाँ पे, सपोज देयर आर 2 रूम्स, ये एक रूम है ना, और एक ये रूम है। यहाँ पे आपने दरवाजा लगा दिया, दिस इज द डोर, और यहाँ पे मान लो आपने स्पीकर लगा दिया है ना। तो अब इससे क्या आएगा? साउंड आएगा। तो जो साउंड वेव होती हैं, ये यहाँ से चल के मुड़ के यहाँ तक भी पहुंच जाएंगी, ज्यादा बेंडिंग होती है।
लेकिन अगर तुम यहाँ पे लाइट लगाओगे इस कमरे में तो यहाँ पर पहुंचेगी लाइट क्या? हेलो, पहुंचेगी क्या? नो सर। हाँ, लाइट थोड़ा सा ऐसा बैंड होके आएगी, लेकिन अगर तुमने यहाँ पर स्पीकर भी लगा दिया और यहाँ पे आपने एक बल्ब भी लगा दिया है, तो जो बल्ब की लाइट है वो हो सकता है यहाँ तक पहुंचे, बट इधर तक नहीं पहुंचेगी। ये वाला जो पोर्शन है लाइट का, इट इज इल्यूमिनेटेड पार्ट। बट जो साउंड के लिए, साउंड तो पूरी जगह पे आ जाएगा, पूरे दोनों रूम पे आ जाएगा, लेकिन लाइट पूरे दोनों रूम पे नहीं रहेगी, थोड़ा सा इधर रहेगी। क्यों? क्योंकि लाइट की वेवलेंथ बहुत कम होती है, साउंड की वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है। समझ गए? समझ गए या नहीं? यस सर। तो साउंड आसानी से मुड़ जाता है, लेकिन लाइट आसानी से नहीं मुड़ती। तो ये जो फिनोमेना है बेटा, इसी को क्या बोला जाता है? डिफ्रैक्शन बोला जाता है। अभी कॉन्सेप्ट समझ में आ गई? डिफ्रैक्शन और इसकी जो ऑडिएबल, हाँ, जो ऑडिएबल साउंड है, ऑडिएबल साउंड मतलब हम जो सुन पाते हैं, अगर हम इसी की बात करें, ऑडिएबल साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी है? ऑडिएबल साउंड की फ्रीक्वेंसी सपोज अगर मैं 20 से 20,000 हर्ट्ज से, मान लो मैं 5000 हर्ट्ज अगर मैंने लिया, और स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितना होता? लगभग स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, एयर पे साउंड की स्पीड की अगर हम बात करें तो दैट इज इक्वल्स टू 340 मीटर पर सेकेंड। सो व्हाट इज द वेवलेंथ हियर? वेवलेंथ इज v upon f, so it is 340 meter per second divided by 500 hertz। तो सॉल्व करने पे ये एक जीरो से एक जीरो चला गया, और लगभग लगभग किस ऑर्डर की मिलेगी यहाँ पे? ये जो वेवलेंथ आएगी, वेवलेंथ किस ऑर्डर की आएगी यहाँ पे भाई? अगर आप डिवाइड कर दो तो 1 मिनट में, हाँ, माइक म्यूट करो बेटा। योजित, योजित 34 डिवाइडेड बाय 500, 0.068 मीटर। सो दिस इज 0.068 मीटर, या फिर 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 का अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6.8 सेंटीमीटर। 6.8 सेंटीमीटर इज वेरी लार्ज, है ना? मतलब वेव के कंपैरिजन में। तो ये जो कॉर्नर के साइज होते हैं आपके, कोई भी कॉर्नर हो, जैसे ये कोई कॉर्नर है, ये जो कॉर्नर के जो साइज हैं, ये क्या है? 6 पॉइंट से तो ज्यादा ही है, मतलब इनका जो कॉर्नर का साइज है वो मिलीमीटर में है, लेकिन साउंड वेव की जो वेवलेंथ है वो सेंटीमीटर में पहुंच गई। अब सेंटीमीटर में पहुंच गई भाई, तो आसानी से मुड़ जाएगी ये वेव इधर से। लेकिन लाइट वेव के वेवलेंथ, अगर आप बात करोगे लाइट के लिए, तो लाइट की वेवलेंथ कितनी आप ले लें, मान लो लैम्डा मैंने 5000 एंगस्ट्रॉन लिया विजिबल लाइट के लिए, सो इट इज 5 into 10 to the power minus 7 मीटर। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे 5 into 10 to the power minus 5 सेंटीमीटर, है ना? तो ये जो वैल्यू आ रही है ये तो बहुत कम है ना सेंटीमीटर में। तो यहाँ जो कॉर्नर है ये 10 to the power minus 5 सेंटीमीटर की रेंज पे तो नहीं है ये जो कॉर्नर्स बन रहे हैं, इसलिए लाइट यहाँ पे बहुत ज्यादा बैंड नहीं होती है। अभी समझ गए? तो लाइट को बैंड होने के लिए या वेव को बैंड होने के लिए उसकी जो वेवलेंथ है वो कॉर्नर के साइज पे भी मैटर करेगी कि भाई वेव कितनी बैंड हो रही है। साउंड वेव इसलिए आसानी से बैंड हो जाती है, लेकिन लाइट वेव इसलिए आसानी से बैंड नहीं होती। और जो छोटी वाली वेवलेंथ है, और मतलब विजिबल लाइट से भी अल्ट्रा वायलेट में पहुंच गया, आप एक्सरे में पहुंच गया, या फिर गामा रेज में पहुंच गया, तो उनकी तो बैंडिंग और कम होगी, उनकी वेवलेंथ तो और भी कम होती है। बात समझ गए? हाँ, रेडियो वेव्स, दिस इज आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। रेडियो वेव की वेवलेंथ बहुत होती है। अपन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा था ना, रेडियो वेव की वेवलेंथ कहां पे पहुंच जाती है? सेंटीमीटर की रेंज पे। अरे समझ गए या नहीं? रेडियो वेव की वेवलेंथ लार्ज होती है ना, सेंटीमीटर में पहुंच जाती है, इसलिए आसानी से इधर उधर मुड़ जाती है वो। समझ गए या नहीं? इसलिए आप किसी भी अंदर के कमरे में भी पहुंच गए तो कुछ तो नेटवर्क मिल ही जाएगा, वहां तक भी वेव, रेडियो वेव आसानी से पहुंच जाती है। समझ गए? हेलो, अरे भाई समझ गए या नहीं? कोई डाउट अभी इस पे, ये जो डिस्कशन हुआ है डिफ्रैक्शन का?
ये तो पूरा थ्योरेटिकल है, लेकिन है ना, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन आपको लिखा। ये अब जैसे अपन ने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किए थे, वैसे सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है डिफ्रैक्शन के लिए, है ना, डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट। तो वो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा सा और पार्ट है। आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। हो गया? यस सर। Now this is page number 3. ये पेज नंबर 3 है, ठीक है। दिस इज पेज नंबर 3। फिर से हम यहाँ पे आते हैं डिफ्रैक्शन। देखो, डिफ्रैक्शन को अगर आपको ऑब्जर्व करना है तो फिर से आप यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स लोगे, ये हो गया स्क्रीन। लेकिन जो स्लिट है ये सिंगल स्लिट अपन ने लिए यहाँ पे, दिस इज द सिंगल स्लिट, और इसकी जो विड्थ है वो ए है। सो दिस इज द स्लिट, और यहाँ पे आप जो लाइट है उसके पैरेलल बीम्स आप ले रहे हो, मतलब जो वेव फ्रंट है, ये सपोज इस तरह से प्लेन वेव फ्रंट आपके आ रहे हैं, दीस आर सम प्लेन वेव फ्रंट। ये क्या होगा यहाँ पे, दीस आर प्लेन वेव फ्रंट एंड दिस इज द स्क्रीन। तो जब लाइट यहाँ पर आएगी, ठीक है, ये एक सिंगल स्लिट है और ये जो डिस्टेंस हो गया दिस इज कैपिटल डी, और ये क्या बन गया यहाँ पे, स्क्रीन। तो जब लाइट यहाँ पे आ रही है, एक्चुअल में यहां से जब लाइट बाहर निकल रही है तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे भाई, देयर इज अ इनफाइनाइट लाइट सोर्स। ये इनफाइनाइट लाइट सोर्स है, और यहाँ पे जब ये पहुंचेंगी तो सुपर इम्पोज होंगी। तो यहाँ पे जब आपको इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, मतलब यहाँ से इनफाइनाइट लाइट आ रही है और उनका सुपर पोजिशन आप देख रहे हो। तो इंटरफियरेंस में आप दो स्लिट यूज कर रहे थे, डिफ्रैक्शन को समझने के लिए आप एक स्लिट यूज करेंगे, लेकिन दोनों के जो पैटर्न आते हैं वो थोड़े अलग अलग होते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे जो पैटर्न आपको ऑब्जर्व होगा, डिफ्रैक्शन पैटर्न, वो कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ पे ये सेंट्रल ब्राइट बैंड बनेगा, दिस इज द सेंट्रल ब्राइट बैंड, और दिस इज द सेंट्रल ब्राइट बैंड। इसकी विड्थ भी ज्यादा रहेगी सेंट्रल ब्राइट बैंड की। और फिर यहाँ पे फिर फर्स्ट डार्क बैंड आएगा जिसकी इंटेंसिटी कम रहेगी, सॉरी विड्थ इसकी कम रहेगी फर्स्ट डार्क बैंड की। उसके बाद जब यहाँ पे फर्स्ट ब्राइट बैंड आएगा तो इसकी इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी और विड्थ भी अब कम होगी। लेकिन इसके बाद का जो सेकंड डार्क बैंड आएगा, अब इसकी विड्थ भी बढ़ेगी और इंटेंसिटी भी बढ़ते जाएगी। तो दिस इज द फर्स्ट डार्क बैंड, दिस इज फर्स्ट ब्राइट बैंड, और ये है सेकंड डार्क बैंड। ये सेंट्रल ब्राइट बैंड है, इट इज फर्स्ट डार्क बैंड इन अपोजिट साइड, इट इज फर्स्ट ब्राइट बैंड इन अपोजिट साइड, इट इज सेकंड डार्क बैंड। तो सेंट्रल ब्राइट बैंड की इंटेंसिटी भी सबसे ज्यादा होती है और विड्थ भी सबसे ज्यादा होती है। मतलब यहाँ पे अगर अपन इंटेंसिटी वाइज देखें भाई कि यहाँ पे जो वेव मिल रही आके, ये इस तरह से इंटेंसिटी को अगर आप ऐसे मेजर कर रहे हो तो सेंट्रल ब्राइट बैंड की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा रहेगी, और फिर ये फर्स्ट डार्क बैंड की विड्थ कम है, इंटेंसिटी भी कम है। फर्स्ट ब्राइट बैंड की विड्थ थोड़ी कम हो गई, अब इससे और कम हो जाएगी और इंटेंसिटी भी कम होगी। लेकिन इसके बाद जो सेकंड डार्क बैंड बनेगा उसकी इंटेंसिटी भी ज्यादा रहेगी, मतलब ज्यादा डार्क आपको दिखेगा और
ज्यादा डार्क दिखने के बाद में उसकी विड्थ भी ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो जो डिफ्रैक्शन है वो सिंगल स्लिट के थ्रू आप इस तरह से ऑब्जर्व करेंगे। इंटरफियरेंस में क्या हो रहा था, इंटरफियरेंस पैटर्न और डिफ्रैक्शन पैटर्न में क्या अंतर आ रहा है, समझ गए अभी? इंटरफियरेंस पैटर्न और डिफ्रैक्शन पैटर्न में क्या अंतर आ रहा है? हेलो, इंटरफियरेंस पैटर्न में सभी बैंड की विड्थ कैसी होती थी, एक जैसी। सभी की इंटेंसिटी कैसी होती, सभी ब्राइट बैंड की इंटेंसिटी एक जैसी होती थी। और जो विड्थ होती थी वो सभी की एक जैसी, ब्राइट बैंड और डार्क बैंड की सभी की इंटेंसिटी भी एक जैसी होती थी। लेकिन यहाँ पे ये जो सेंट्रल ब्राइट बैंड है, इट इज वाइडर देन, इट इज वाइडेस्ट, it is widest than other band and brightest than all bright band, widest than other band and brightest than other ब्राइट बैंड। जितने भी ब्राइट बैंड है उनसे इसकी विड्थ भी सबसे ज्यादा और ब्राइटनेस भी सबसे ज्यादा होगी। तो ये एक मेन डिफरेंस आएगा। हाँ, यहाँ पे जब आप सुपर पोजिशन की बात करोगे तो ये एक्चुअल में जैसा हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पूरा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट किए थे, तो यहाँ पे उतना मैथमेटिकल ट्रीटमेंट नहीं है, लिटिल बिट थ्योरेटिकल है और थोड़े से फार्मूले हैं। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा था हमारे पास करने के लिए, इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा थ्योरेटिकल पार्टी है और कैलकुलेशन भी यहाँ पे थोड़े थोड़े से। समझ गए? ये समझ गए डायग्राम इसका डिफ्रैक्शन का? हेलो, यस सर। ठीक है। तो इसकी जो फ्रिंज मिलती हैं, जो बैंड्स मिलते हैं वो और इंटरफियरेंस के जो बैंड है उस पे डिफरेंस समझ गए अभी? वन मिनट। हाँ, इसको देखना, ये पूरा डेमोन्स्ट्रेशन दिया हुआ है यहाँ पे एक्सपेरिमेंट का। डिफ्रैक्शन सिंगल स्लिट, यहाँ पे ये स्लिट है, ये सोर्स है लाइट का, मोनोक्रोमेटिक सोर्स, यहाँ पे स्लिट है और ये स्क्रीन है। इधर पे देखो डिफ्रैक्शन कैसे बनता है। ये सेंट्रल ब्राइट बैंड दिख रहा है वहां पे रेड कलर का, आप लेजर से भी कर सकते हो इसको। ये देखो अभी स्लिट विड्थ को हमने चेंज किया, तो जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो इस तरह का ऑब्जर्व होगा। आपको दिख रहा है वहां पे, देखो फोकस आ रहा है वहां पे। हेलो, दिख रहा है? यस सर। हाँ, ये देखो विड्थ को बदला उनने, ये अभी देखो ये प्रॉपर दिख रहा है, अभी दिख रहा है। तो डिफ्रैक्शन इस तरह से, डिफ्रैक्शन पैटर्न आपको इस तरह से ऑब्जर्व होंगे। ये लेजर से किया गया अपने,
अपने पास जो लेजर होती ना खिलौने वाली, उससे भी अपन कर सकते हैं, मतलब सिंपल क्लासरूम में कर सकते हो, घर में कर सकते हो आप, ये डिफ्रेक्शन पैटर्न देख सकते हो। ठीक है, ये स्लिट विड्थ को डिक्रीज करते जा रहा है, तो जो विड्थ है फ्रिंजेस की वो बढ़ते जाती है। पिन होल डिफ्रैक्शन, पिन होल मतलब एक छोटा सा होल करोगे, ये इस तरह का आएगा पिन होल डिफ्रैक्शन। सेंट्रल ब्राइट बैंड की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है और फिर ऑल्टरनेट ऑर्डर पे फ्रिंजेस बन रही हैं, फिर धीरे धीरे इंटेंसिटी कम होती है एंड कंप्लीट इल्यूमिनेंस आ जाता है। तीन अलग अलग वेवलेंथ की लेजर यूज की है उन्होंने। हाँ, तो तीनों में देखो सभी स्लिट की विड्थ एक जैसी है, स्लिट की विड्थ एक जैसी रखेंगे तो ये डिफ्रैक्शन पैटर्न आपको ऐसे दिखेंगे। ये सेंट्रल ब्राइट बैंड दिख रहा होगा आपको बीच में, है ना, बहुत सारे उसमें वो दिख रहा है। तो बेसिकली डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में कोई अंतर नहीं है, सभी में सुपरपोजिशन होता है वेव का, लेकिन आप सुपरपोजिशन ऑफ वेव में इंटरफेरेंस कब बोलेंगे कि अगर फाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स सुपर इम्पोज होती हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ वेव सुपर इम्पोज होती हैं तो उसको बोला जाता है इंटरफियरेंस, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव के सुपरपोजिशन को आप बोल सकते हो कि ये डिफ्रैक्शन है। बट डिफ्रैक्शन एंड इंटरफियरेंस दोनों में सुपरपोजिशन होता है वेव का। अभी तक एक क्लियर कट डिफरेंस नहीं है, साइंटिस्टों ने भी एक्सप्लेन नहीं किए, बोथ आर द सुपरपोजिशन ऑफ वेव। ठीक है, डिफ्रैक्शन हो चाहे इंटरफियरेंस हो, बट हम सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एंड डबल स्लिट डिफ्रैक्शन भी हम बोल सकते हैं उसको। उसमें इंटेंसिटी के जो स्क्रीन पे जो इंटेंसिटी पैटर्न मिलता है आपको, बैंड्स मिलते हैं, और सिंगल स्लिट में जो बैंड के पैटर्न होते हैं उनको अलग अलग है। तो हम 12th स्टैंडर्ड तक यही बोलेंगे, इंटरफियरेंस में दो सोर्स या फाइनाइट नंबर ऑफ सोर्स से जो वेव जाती है उनका सुपरपोजिशन देखते हैं, और यहां पर से आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स का सुपरपोजिशन आप देखते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव कैसे, जैसे मान लो यहाँ कहीं पे कोई पॉइंट बी है, तो यहां से ये यहाँ पे देखो ये वेव फ्रंट है, यहाँ पर के हर एक पॉइंट किसका काम करेगा, सोर्स का काम करेगा कि नहीं। तो यहाँ से जो वेव है, कितनी वेव आप एज्यूम कर सकते हो भाई, कितनी वेव वहां पे पहुंच रही है पैरेलली, कितनी वेव, इनफाइनाइट वेव, हाँ या ना। सो देयर आर इनफाइनाइट वेव पैरेलली यहाँ पे पहुंच रही है, और सब में कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, y1 y2 एंड सो ऑन अप टू yn। और यहाँ पे जब ये वेव मिल रही है आके, दिस इज y1 प्लस y2 अप टू yn मतलब मैं इनफाइनाइट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, डैश डैश एंड सो ऑन, yn भी नहीं। ठीक है, yn तक अगर आप लिखोगे तो वो इंटरफेरेंस है, और इनफाइनाइट तक चले गए तो वो क्या हो गया, आपका डिफ्रैक्शन हो गया। क्लियर हो गई बात या नहीं, हेलो, अरे समझ गए। यस सर। अभी जैसे यहाँ पर सेंट्रल ब्राइट बैंड की बात करें तो यहाँ पर भी यहाँ से इनफाइनाइट वेव आ रही जो यहाँ पर सुपर इम्पोज हो रही है, और ये सेंट्रल ब्राइट बैंड आपका इस तरह से बनता है। क्लियर हो गया अभी इतना कि कोई डाउट है अभी, हेलो, क्लियर हो गया, डाउट है कुछ, हेलो, ये जो थ्योरी है ये क्लियर हो गई, ये डाउट है कुछ डिफ्रैक्शन की जो थ्योरी, आगे समझ गया सर। ओके। अब यहाँ पे ना दो टाइप के डिफ्रैक्शन है, एक है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन एंड फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन। वो दोनों में डिफरेंस मैं बता दूं, फ्रेनेल एंड फ्रेनहोफर, पेज नंबर 4, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। सर डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में डिफरेंस क्या रहेगा फिर? बेटा कोई डिफरेंस है ही नहीं, मैं वही तो बोल रहा हूँ। डिफ्रैक्शन का मतलब जहां पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव का सुपरपोजिशन की आप स्टडी कर रहे हो तो उसको डिफ्रैक्शन बोल दो, जहां पे आप फाइनाइट नंबर ऑफ वेव के सुपरपोजिशन की स्टडी कर रहे हो तो उसको क्या बोल दो आप, इंटरफेरेंस बोल दो। ठीक है, लेकिन 12th स्टैंडर्ड तक आपके में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है और एक सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, तो उसमें ये बोल देते हैं कि भाई इंटरफियरेंस में जो फ्रिंज विड्थ
फ्रिंज पैटर्न आता है और सिंगल स्लिट में जो फ्रिंज पैटर्न आता है तो उसको बेस बना के डिफरेंस लिखा गया है। बाकी अभी तक ऐसा कोई क्लियर कट डिफरेंस अपने को नहीं पता। ठीक है, आप लोग एक बार एनसीईआरटी पढ़ो इसके बारे में, एनसीईआरटी जिसमें पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म पे लिखा गया है। ठीक है, सभी के पास है ना एनसीईआरटी, एक बार एनसीईआरटी पढ़ो। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन कहीं पे कुछ आएंगे आपको इंटरेस्टिंग टर्म मिलेंगे। मैथमेटिकल वाले टर्म पे नहीं जाना, बट थ्योरेटिकल वाले पार्ट को पढ़ना एक बार पूरा। ठीक है, समझ गए? हेलो, अरे समझ गए या नहीं? यस सर। ठीक है, अभी मैं इसको मिटा दूं, इस पेज का स्क्रीनशॉट हो गया? यस सर। नाउ दिस इज पेज नंबर 4। अब यहां पर दो टाइप के डिफ्रैक्शन की हम बात कर ले रहे हैं। एक हो गया फ्रेनेल डिफ्रैक्शन। देखो एस साइलेंट रहता है, फ्रेस्नेल है, लेकिन अपन पढ़ेंगे तो फ्रेस्नेल ही पढ़ेंगे, बट इट इज अ फ्रेनेल डिफ्रैक्शन। और एक होता है फ्रॉनहोफर, फ्रेनेल एंड फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन। ठीक है, दोनों में अंतर समझ लो क्या है। दोनों में अंतर ये है कि यहाँ पे सोर्स एंड स्लिट एट फाइनाइट डिस्टेंस, सोर्स एंड स्लिट एट finite distance, also slit and screen are also at finite distance. Slit and screen are at finite distance. जबकि फ्रैनहोफर में सोर्स एंड स्लिट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस एंड स्लिट एंड स्क्रीन भी कैसे रहेंगे, स्लिट एंड स्क्रीन एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। अब इससे ना जो वेव फ्रंट की हम बात कर रहे हैं भाई, वेव फ्रंट की, जैसे यहाँ पे आपने ये सब कुछ, यहाँ पे आपने फाइनाइट डिस्टेंस पे रख दिया, ये सिंगल स्लिट हमने ले लिया और यहाँ पे आपने मोनोक्रोमेटिक सोर्स ले लिया। तो जो वेव फ्रंट यहाँ पे आएंगी, ये जो वेव फ्रंट रहेंगी, ये किस टाइप की वेव फ्रंट रहेंगी? वेव फ्रंट कैसी है ये? वेव फ्रंट आर आइदर स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट रहेंगे। और ये स्क्रीन है, तो ये कैपिटल डी डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस भी सपोज कुछ फाइनाइट डिस्टेंस है, सपोज इट इज डी। और जो स्लिट विड्थ है ये कितना है? ए के बराबर स्लिट विड्थ है। यहाँ पे जो वेव फ्रंट आप यूज करेंगे वो कौन से होते हैं? आइदर स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल, क्योंकि फाइनाइट डिस्टेंस पे। अब फ्रैनहोफर डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि भाई आपका जो सोर्स है और जो स्क्रीन है ये भी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे आएगा। ये स्लिट आपने ले लिया, तो यहाँ पे जो वेव फ्रंट आ रहे हैं, हमें सोर्स भी नहीं पता कहां पर है, इट इज आल्सो लोकेटेड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, ये भी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, ये भी। तो जो वेव फ्रंट यहाँ पे मिलेंगे ये कौन से वेव फ्रंट आएंगे? प्लेन वेव फ्रंट। समझ गए? यहाँ पे जो वेव फ्रंट आएंगे वो कौन से आएंगे? प्लेन वेव फ्रंट। यहाँ पे जो सुपर पोजिशन हो रहा है स्क्रीन पे, ये भी इधर तक पहुंचते पहुंचते कैसा होने लगेगा? प्लेन वेव फ्रंट वाला होने लगेगा। समझ गए? हेलो, अरे भाई समझ गए या नहीं? यस सर, समझ गए। तो फ्रेनेल डिफ्रैक्शन एंड फ्रैनहोफर डिफ्रैक्शन, तो अंतर इतना है कि फ्रेनेल डिफ्रैक्शन में सोर्स और स्लिट से स्क्रीन का जो डिस्टेंस है वो फाइनाइट है, लेकिन फ्रैनहोफर डिफ्रैक्शन में सोर्स और स्लिट का डिस्टेंस भी इनफाइनाइट होता है, मतलब आपको प्लेन वेव फ्रंट यूज करना है, और स्लिट से लेकर स्क्रीन तक का जो डिस्टेंस है वो भी इनफाइनाइट होता है। ठीक है, समझ गए? कोई डाउट अभी?